मिस्र के शर्म अल शेख में हुए गाजा पीस समिट के दौरान एक दिलचस्प वाकया सामने आया, जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ कर रहे थे। तभी ट्रंप ने भारत को महान देश बताया और शरीफ से इस बात पर सहमति भी ले ली। घटना का विवरण। शहबाज शरीफ की तारीफ। सोमवार को गाजा पीस समिट में शहबाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा करते नजर आए। उन्होंने ट्रंप को मैन ऑफ पीस कहकर पुकारा। शरीफ ने यहां तक कह डाला कि अगर ट्रंप न होते तो शायद दुनिया को भारत और पाकिस्तान की परमाणु शक्ति होने का पता न चल पाता। उनका इशारा ट्रंप द्वारा दोनों देशों के बीच युद्ध को टालने के प्रयासों की ओर था। उन्होंने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सबसे सच्चा और अद्भुत उम्मीदवार बताते हुए उन्हें फिर से नोबेल के लिए नामित करने की वकालत भी की। शरीफ ने कहा कि ट्रंप ने अपनी अद्भुत टीम के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने और फिर युद्ध विराम कराने के लिए असाधारण प्रयास किए थे। शरीफ की प्रशंसा से ट्रंप हैरान और खुश हुए। उन्होंने कहा, वाह, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी, ये सच में बहुत सुंदर था। ट्रंप का जवाब और भारत की तारीफ। जब ट्रंप ने मोर्चा संभाला तो उन्होंने तारीफ के लिए शरीफ का धन्यवाद किया। इसके बाद ट्रंप ने उसी मंच से भारत को एक महान देश बताया। ट्रंप ने कहा, भारत महान देश है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत एक साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने भारत के शीर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त भी बताया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने तुरंत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर देखते हुए पूछा, क्यों, सही कहा ना? शरीफ ने इस पर हंसते हुए सिर हिलाया और हाँ में हाँ मिलाया, हुकारी परवाई, जो मंच पर उनकी पिछली अति प्रशंसा के बाद एक अजीबोगरीब स्थिति थी। भारत की उपस्थिति। इस समिट में भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह मौजूद थे। उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ट्रंप का न्योता मिलने के बावजूद अपनी जगह विदेश राज्य मंत्री को प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। यह वाकया पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की ओर से ट्रंप की जोरदार तारीफ के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत को महान देश बताने और शांति की उम्मीद जताने के साथ ही पाकिस्तानी पीएम से सहमति लेने के कारण सुर्खियों में आ गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को 21वीं सदी का सबसे बड़ा सुधार बताया। उन्होंने दावा किया कि ये कानून लोगों को समय पर सुलभ तरीके से और सरलता से न्याय दिलाएंगे। मुख्य बातें और दावे। सबसे बड़ा सुधार। शाह ने विश्वास के साथ कहा कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म सुधार इन 3 आपराधिक न्याय कानूनों को लागू करना है। आधुनिक न्याय प्रणाली। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन कानूनों के संपूर्ण क्रियान्वयन के बाद देश की आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी दुनिया में सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली बन जाएगी। राजस्थान में सजा दर में वृद्धि। शाह ने बताया कि इन कानूनों के अमल में आने के एक ही साल में राजस्थान में सजा दिलाने की दर 42% से बढ़कर 60% हो गई है। लक्ष्य 90%। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन कानूनों पर पूर्ण अमल होने के बाद ये दर बढ़कर 90% तक हो जाएगी। चार्जशीट समय पर। शाह ने कहा कि पहले न्याय में देरी होती थी और मामले 25-30 साल तक चलते थे। अब नए कानूनों में समय सीमा तय करने से सिर्फ 1 साल में देश में 50% से अधिक चार्जशीट आरोप पत्र समय पर होने लगे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि 1 और साल में ये दर 90% तक पहुंच जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी। सुधारों के तहत आरोपियों को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। साथ ही पुलिस अधिकारी, बैंक कर्मचारी, डॉक्टर और फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकेंगे। लाभ। इससे अदालत में प्रत्यक्ष पेश होने की जरूरत कम होगी, समय और पैसे की बचत होगी और विचाराधीन कैदियों के पुलिस हिरासत से भागने की संभावना कम होगी। ईज ऑफ जस्टिस। शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईज ऑफ लिविंग के प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि इन कानूनों के अमल से देश में ईज ऑफ जस्टिस के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। न्याय से प्रेरित। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली दंड की जगह न्याय से प्रेरित होकर काम करेगी। प्रशिक्षण। प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए लाखों पुलिसकर्मियों, हजारों न्यायिक अधिकारियों, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं और जेल कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है। ऐतिहासिक बदलाव। शाह ने इस बात को ऐतिहासिक बताया कि अब अंग्रेजों द्वारा बनाए गए अंग्रेजी शासन को बचाने के लिए बने पुराने कानूनों की जगह भारतीयों द्वारा बनाए गए, भारतीय संसद में पारित हुए और भारतीयों को न्याय दिलाने वाले कानूनों की शुरुआत हुई है। गृह मंत्री ने ये बातें जयपुर में 3 नए आपराधिक कानूनों पर एक राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए आयोजित समारोह में कहीं। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य है कि पूरे देश में किसी के भी साथ अन्याय हो तो वो अदालत में जाने से कतराए नहीं। टैरिफ टेंशन के बीच डाक से आया मोहब्बत का पैगाम। अमेरिका के लिए सेवाएं बहाल, निर्यातकों को राहत। नई दिल्ली। अमेरिकी टैरिफ टेंशन के बीच भारतीय डाक विभाग ने एक बड़ी घोषणा करते हुए 15 अक्टूबर 2025 से अमेरिका के लिए अपनी सभी अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इन सेवाओं को 22 अगस्त 2025 को अमेरिकी प्रशासन के कार्यकारी आदेश 14324 के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था, जिसने आयात शुल्क के संग्रह और भुगतान के लिए नए नियामक प्रावधान लागू किए थे। नए नियम और शुल्क दर। बहाली की तिथि।
15 अक्टूबर 2025 से सभी श्रेणियों की अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं बहाल होंगी। शुल्क संरचना। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा संरक्षण सीबीपी के नए दिशा निर्देशों के तहत भारत से अमेरिका भेजी जाने वाली डाक पर शुल्क दर घोषित सामान मूल्य का 50% तय की गई है। राहत का कारण। डाक विभाग ने स्पष्ट किया है कि डाक उत्पादों पर कोई अतिरिक्त बुनियादी या उत्पाद विशिष्ट शुल्क नहीं लगाया गया है। यह शुल्क संरचना कुल लागत बोझ को काफी कम करती है, जिससे डाक के माध्यम से सामान भेजना एमएसएमई, शिल्पकारों, छोटे व्यापारियों और ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए एक किफायती और प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक विकल्प बन जाता है। अन्य शुल्क। डाक विभाग ने आश्वासन दिया है कि ग्राहकों से डिलीवरी ड्यूटी पेड डीटीपी और योग्य पार्टी सेवाओं के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। डाक शुल्क भी पहले की तरह ही लागू रहेंगे। निलंबन का कारण। अमेरिकी कार्यकारी आदेश 14324 के कारण सेवाएं निलंबित की गई थीं, जिसने $800 तक के कम मूल्य के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट के लिए डी मिनिमिस छूट को समाप्त कर दिया था और नए शुल्क संग्रह प्रक्रियाओं की आवश्यकता थी। महत्व और सिग्नल। व्यापारिक संबंध। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत में तेजी आई है और अमेरिका ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया है। निर्यात को बढ़ावा। यह फैसला भारत के निर्यात को बढ़ावा देने और छोटे निर्यातकों को समर्थन देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पहले आयात शुल्क और अन्य शुल्कों के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं का सामना कर रहे थे। बहाल सेवाएं। अब ग्राहक किसी भी डाकघर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र आईबीसी, डाकघर निर्यात केंद्र डीएनके या इंडिया पोस्ट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अमेरिका के लिए ईएमएस, एयर पार्सल, रजिस्टर्ड लेटर पैकेट और ट्रैक्ड पैकेट सहित सभी श्रेणियों के अंतर्राष्ट्रीय मेल बुक कर सकेंगे। इस बहाली को भारत के वैश्विक डाक और निर्यात लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो मेक इन इंडिया और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी जैसी राष्ट्रीय पहलों के अनुरूप है। तालिबान और पाकिस्तान में फिर हिंसक झड़प। कंधार में भीषण गोलीबारी, इस्लामाबाद ने काबुल से संबंध तोड़े। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच सीमा पर एक बार फिर गंभीर सैन्य संघर्ष हुआ है। ये झड़पें सोमवार देर रात 13 अक्टूबर 2025 को कंधार प्रांत की सीमा पर हुईं। झड़प का विवरण। स्थान। कंधार प्रांत की सीमा पर, विशेष रूप से खुरवाग जिले के सरलाट इलाके और शोराबग जिले में। शुरुआत। पाकिस्तानी सेना ने तालिबान पर गोलीबारी की, जिसके बाद तालिबान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी सेना पर भीषण हमला किया। उपयोग किए गए हथियार। दोनों पक्षों ने लड़ाई के दौरान हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। पिछली झड़पें। ये संघर्ष शनिवार रात को सीमावर्ती इलाकों में हुई इसी तरह की सैन्य झड़पों के बाद हुआ है। पाकिस्तानी ड्रोन हमले। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी ड्रोनों ने रविवार सुबह करीब 11 बजे कंधार के स्पिन बोल्डक जिले के कुछ हिस्सों पर बमबारी की थी, जिससे तनाव बढ़ा। हताहतों के दावे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, लेकिन इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। तालिबान का दावा। तालिबान ने दावा किया कि उसने 58 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए हैं और उनके 25 सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी सेना का दावा। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि इस लड़ाई में तालिबान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी सहित उसके सहयोगी समूहों के लगभग 200 लड़ाके मारे गए। तालिबान प्रवक्ता का बयान। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीमा पर हुई लड़ाई में 9 तालिबान सदस्य मारे गए। पाकिस्तान ने तोड़े संबंध। घोषणा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान अफगान सीमा पर तालिबान के हमले के बाद इस्लामाबाद और काबुल के बीच कोई संबंध नहीं है। स्थिति। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अभी गतिरोध बना हुआ है। आप कह सकते हैं कि कोई सक्रिय शत्रुता नहीं है, लेकिन माहौल शत्रुतापूर्ण है। आज की स्थिति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। आगे का खतरा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने आशंका जताई कि दोनों देशों के बीच शत्रुता किसी भी समय फिर से शुरू हो सकती है और उन्होंने सतर्कता बनाए रखने की बात कही। बातचीत पर पाकिस्तान का रुख। बातचीत की संभावना पर पूछे जाने पर आसिफ ने कहा कि धमकियों के बीच बातचीत स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा, अगर अफगानिस्तान बातचीत चाहता है और साथ ही पाकिस्तान को धमकी भी दे रहा है, तो उन्हें अपनी धमकियों पर अमल करना चाहिए और उसके बाद हम बातचीत करेंगे। संघर्ष का मुख्य कारण। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तनाव का एक मुख्य कारण डूरंड रेखा है, जिसे अफगानिस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता नहीं देता। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के लड़ाकों को अफगानिस्तान में पनाह देने का आरोप काबुल पर लगाता रहा है, जिसे तालिबान खारिज करता है। टीटीपी पाकिस्तान में कई हमले करता रहा है। वर्तमान स्थिति। झड़पों के बाद पाकिस्तान ने सीमा को बंद कर दिया है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने कुनार प्रांत में टैंक और भारी हथियार तैनात कर दिए हैं, जिससे व्यापक सैन्य तनाव का खतरा बढ़ गया है। ये टकराव दोनों पड़ोसी देशों के बीच गंभीर तनाव को दर्शाता है, जिससे युद्ध जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका बढ़ गई है।